आज हम लोग 12th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एम करीम बुक है, चैप्टर नंबर 6। किरचॉफ्स लॉ है, चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6। तो चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चंस। इसमें कोई ज़्यादा फार्मूला का यूज तो है नहीं किरचॉफ्स लॉ में। बेसिकली दो फंडा हम लोग का, हमको केसीएल और केवीएल लगाने के लिए आना चाहिए, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसी पर आपका जो केसीएल है किरचॉफ्स करंट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ में एम करीब में, आप कभी बुक, अगर न्यू बुक होगा आपके पास तो आप देखिए कि बुक के कवर पर, ये बुक का मतलब जस्ट ऊपर कवर है, उस पर एक क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है बुक के कवर पर, नहीं, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है। इस तरह से लिखा हुआ है कि इधर से करंट I2 आ रहा है 10 एम्पियर, इधर करंट I3 जा रहा है 16 एम्पियर, इधर करंट I4 इधर से दिखाया गया है, I4 है, इधर से I1 20 एम्पियर। तो कह रहा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट I4 इन द गिवन सर्किट। इस सर्किट में I4 का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन में से लिखा हुआ I4। अब बताइए कि मतलब आपको लग रहा होगा कि करंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो तो हमको पता करना है कि I4 का वैल्यू क्या आएगा। तो यह जो क्वेश्चन है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट का रूल है कि किसी जंक्शन पर जितना करंट एक तरफ से आएगा उतना ही करंट कहीं से निकलना भी चाहिए। जंक्शन पर करंट तो ठहर नहीं सकता। तब इस तरह से देखिए कि जंक्शन पर करंट कितना आ रहा है इधर से 10 और इधर से आ रहा है 20। तो 20 और 10 कितना हुआ, 30 एम्पियर। तो यहाँ से निकलना भी चाहिए 30 एम्पियर। जब 30 एम्पियर यहाँ से निकलना चाहिए, जिसमें 16 एम्पियर इधर से ही निकल गया है, इसका मतलब इधर से कितना निकलेगा, तो 14 एम्पियर। तो इस तरह से इसका आंसर होगा हम लोग का 14 एम्पियर। ये आंसर है। बहुत आसान सवाल। 10 इधर से, 20 इधर से, 20 10 30, जंक्शन पर आया 30, इसमें से निकल गया इधर 16, तो इधर कितना जाएगा, तो 14 एम्पियर। तो हो गया क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें जो है आंसर में थोड़ा सा आप नीचे देखिए तो लिखा हुआ है कि I4 इजिकल्स टू -14 एम्पियर। मतलब अगर आप इसके बारे में बोल रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा -14 एम्पियर। इस I4 के बारे में बोल रहे हैं तो +14 एम्पियर। इस अगर क्वेश्चन ई है कि ई I4 का वैल्यू बताइए, तो आपके इसके हिसाब से होगा -14 एम्पियर और इसके हिसाब से +14 एम्पियर। प्लस बता रहा है कि हम जो I4 का डायरेक्शन माने कंसीडर किए हैं वो सही है, और ये माइनस बता रहा है कि नहीं, आप जो डायरेक्शन कंसीडर किए उसका अपोजिट है करंट का वैल्यू। -14 एम्पियर का मतलब ही नहीं कि करंट माइनस में, माइनस का वैल्यू यहाँ पर क्या दर्शाया है कि डायरेक्शन चेंज है। अगर आप लिख रहे हैं कि I बराबर -10 एम्पियर, इसका मतलब है कि आपने I का जो डायरेक्शन चूज किया है, करंट उसका अपोजिट चल रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2। 1 था और ये 2। अच्छा, ये जो 1 है ना, ये आपको नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये जो है आपको मिलेगा एम करीम के कवर पर। 1 नहीं 2 मिलेगा। तो 2 भी उसी ढंग का एक सवाल है। इधर से आ रहा है 10 एम्पियर, इधर से आ रहा है 8 एम्पियर। तो हो गया 10 और 8 18 एम्पियर, जिसमें से लिखा हुआ कि इधर निकल गया 4 एम्पियर। तो 10 और 8 18, इधर से निकल गया 4। तो 18 में 4 निकल गया तो कितना गया,
14 एम्पियर। ये लिखा हुआ नहीं, हमको पता चला कि 10 और 18 है, इसमें से 4 चला गया तो 14 एम्पियर इधर गया। अब आगे बढ़िए तो इधर चला गया 6 एम्पियर और इधर से आया 4 एम्पियर। अब समझिए 14 इधर से आया और 4 इधर से आया, तो जंक्शन पर कितना आ गया? 18 एम्पियर यहाँ आया, 18 में फिर चला गया 6, इधर गया 12 एम्पियर। अभी 12 एम्पियर आगे बढ़ेगा और लिखा हुआ है कि इधर से आया फिर 8 एम्पियर, तो 12 8 20 और चला गया इधर 4 एम्पियर, तो 12 और 8 20 एम्पियर यहाँ आया, 4 एम्पियर इधर चला गया, तो यहाँ हो गया 16 एम्पियर। तो बुक में क्या है कि इसका नाम I1 इस करंट का, इसका नाम I2 और इसका नाम I3। तो ये पूछ रहा है कि I1 I2 I3 का वैल्यू क्या होगा। तो I1 का वैल्यू आ गया आपका 14 एम्पियर, I2 का वैल्यू आ गया आपका 12 एम्पियर और I3 का वैल्यू आया आपका 16 एम्पियर। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। इधर से आ रहा है 6 एम्पियर, जिसमें से इधर निकल गया 2 एम्पियर, इसका मतलब आगे बढ़ा 4 एम्पियर। अभी 4 एम्पियर में इधर से आया 6 एम्पियर, तो हो गया 10 एम्पियर, जिसमें से इधर निकल गया 2 एम्पियर, इसका मतलब इधर आगे बढ़ा 8 एम्पियर। अब इस 8 एम्पियर में इधर से आया 6 एम्पियर, तो हो गया 14 एम्पियर। 14 एम्पियर में 9 एम्पियर इधर जा रहा है, इसका मतलब 5 एम्पियर इधर आया। यही वैल्यू पूछ रहा है, आई का वैल्यू क्या है। तो कुछ डाटा दिया हुआ रहता है, कुछ हम लोग निकालते निकालते आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको पता चला कि जो आई का वैल्यू है कितना है, 5 एम्पियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए, इसमें एक सर्किट है। सर्किट क्या है? यहाँ एक रेसिस्टेंस है जिसका नाम है R2, यहाँ रेसिस्टेंस है इसका नाम है R1 और यहाँ एक रेसिस्टेंस है इसका नाम है R3। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसका नाम V3, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसका नाम V2 और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसका नाम V1। तो इन द गी सर्किट शोन कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। हमें पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल है ये जानना है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से पोटेंशियल पॉइंट P पर हमें बताना है। जबकि R1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 10 ओम, R2 बराबर लिखा हुआ है आपका 20 ओम, R3 बराबर लिखा हुआ है आपका 30 ओम और V1 बराबर लिखा हुआ है आपका 10 वोल्ट, V2 बराबर लिखा हुआ है आपका 6 वोल्ट और V3 बराबर लिखा हुआ है आपका 5 वोल्ट। तो बताना है कि पॉइंट P पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या है। तो चलिए हम लोग पॉइंट P पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना मान लिए, Vp यहाँ पर कितना पोटेंशियल मान लिए, Vp मान लिए। तो एक जंक्शन है, P क्या है, जंक्शन है। इसका मतलब है कि या तो ये दोनों से करंट आएगा तो इधर निकल जाएगा, अगर इधर से आया तो ये दोनों से निकाल दीजिए, या इससे और इससे लाइए तो इससे निकाल दीजिए, या इससे और इससे लाइए तो इससे निकाल दीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कोई एक तरीका नहीं, जो आपको लगे वो करना। बस तरीका यही है कि जंक्शन पर इस बात का ध्यान रखना है कि जितना करंट आ रहा है उतना करंट वहां से जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि करंट यहां से लाते हैं, ऐसे यहां से ले आते हैं कुछ I1, यहां से ले आते हैं कुछ I3 और इधर जो निकाल देते हैं उसका नाम देते हैं I2। इसका मतलब कि I1 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I2, I1 प्लस I3 इक्वल टू I2। अब बताइए कि I1 क्या है, करंट इधर से आ रहा है, इसका मतलब हाई है ये लो है। तो हाई पोटेंशियल कितना है 10, लो पोटेंशियल कितना है P वाला
तो चेंज इन पोटेंशियल इतना, तो चेंज इन पोटेंशियल बटा रेसिस 10 इक्वल टू करंट प्लस I3, करंट इधर से इधर जा रहा है, मतलब हाई इधर है, इधर लो पोटेंशियल है, करंट हमेशा फ्लो होते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो 5 वोल्ट इधर है, इधर पॉइंट P का Vp और बाई कितना है 30 बराबर आना चाहिए। इधर तो करंट इधर से जा रहा है, मतलब P ज्यादा है और 6 वोल्ट कम है, तो Vp माइनस 6 बाई Vc। तो 30 है, 10 है, 30 है, 20 है, सभी जीरो को काट ही देते हैं। क्या गया एलसीएम अगर यहाँ ले लें हम कितना 3 की हो जाएगा 30 माइनस 3 Vp प्लस 5 माइनस Vp बराबर बटा 3 आई 2, तो 2 इधर गुना हो जाएगा, बराबर 3 इधर गुना हो जाएगा, तो 3 Vp माइनस 18। अब इसको देखिए 3 Vp और माइनस Vp माइनस 4 Vp गुने 2 माइनस 8 Vp, 30 और 5 35 दूना 70 बराबर 3 Vp माइनस 18। तो माइनस 8 Vp और माइनस 3 Vp माइनस 11 Vp और माइनस 70 माइनस 18 माइनस 88, इसका मतलब Vp इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो इस तरह से पॉइंट पी पर का पोटेंशियल निकल गया कि पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा 8 वोल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसी से सॉल्व कर लेते हैं। करें देखो क्वेश्चन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट I1, I2 और I3 का मान भी बताइए। तो I1 क्या है देखिए 10 माइनस Vp बटा 10 था। I1 क्या था 10 माइनस Vp बटा 10, ये काटना नहीं तो काटे थे सबको लेकर के ना, 10 माइनस Vp बटा 10। तो लिखिए कि I1 होगा 10 माइनस Vp बटा 10 बराबर 0.2। Vp का मान पुट कर दिए 8 वोल्ट। I2 के बारे में आप क्या लिखेंगे कि Vp माइनस 6 बाई कितना 20, तो Vp माइनस 6 बाई 20, तो 2 बटा 20 में 1 बटा 10 0.1 एम्पियर I2 का वैल्यू आया। और अगर आप I3 निकालना चाहते हैं यहाँ से तो 5 माइनस Vp बाई 30, तो 5 माइनस 8 Vp का मान और बटा 30, तो माइनस 3 बटा 30, 5 माइनस Vp बटा 30, तो कितना हो गया ये 5 माइनस 8 बटा 30, तो यह माइनस 0.1। मतलब क्या समझे आप कि I3 इधर आएगा नहीं, I3 इधर जाएगा, I3 इधर जाएगा, उल्टा होगा ये I3 अब 0.1 माइनस में आया, इसका मतलब I3 का डायरेक्शन इधर नहीं होगा, I3 का डायरेक्शन इधर होगा। देख लीजिए 0.1 इधर जाएगा, ये आंसर होगा I3 का। अब I1 कितना है 0.2, देखिए 0.2 इधर, ऐसे कितना है 0.1 इधर, इसका आया था 0.1 इधर, मतलब यहाँ से 0.2 आएगा, 0.1 इधर जाएगा, 0.1 इधर जाएगा। हम जो मानेंगे नहीं कि सही ही हो, हमको थोड़ी पता था कि करंट किधर से आएगा किधर जाएगा, हम अपने एज्यूम किए। अगर उल्टा रहा होगा तो देखिए माइनस आया, अगर कोई क्वेश्चन नहीं मान के बनाता कि करंट इधर से आया इधर गया तो उसका सब आंसर प्लस में आता। तो करंट का वैल्यू नेगेटिव नहीं 0.1 एम्पियर, आपको दिखाना कि डायरेक्शन जो है Vp से V3 की ओर, न कि V3 से Vp की ओर। तो था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 BC में कि इन द अबव सर्किट क्वेश्चन नंबर 4, तो मिटा देते हैं, सर्किट रहने देते हैं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 से ही, क्वेश्चन नंबर 4 का सर्किट ही यूज करना है। तो सर्किट से ही मतलब है Vp तो निकालना नहीं था, Vp तो बात का बात, वो तो 4 का सवाल था। हम लोग बना रहे हैं कौन क्वेश्चन नंबर 6। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। इन देखो क्वेश्चन नंबर 4 V1 बराबर 10 वोल्ट, V2 बराबर 20 वोल्ट, V2 बराबर 20 वोल्ट, V3 बराबर 30 वोल्ट, R1 10 ओम, R2 15 ओम, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P माने Vp बराबर 15 वोल्ट।
देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R3। तो R3 का वैल्यू इस बार आपको चाहिए, R3 का जो है वैल्यू आपको चाहिए। करंट का डायरेक्शन कुछ थोड़ी दिखाया, तो मेरा माना हुआ था करंट का डायरेक्शन। तो R3 का वैल्यू इस बार आपको चाहिए। कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच, और फिर हर एक ब्रांच में कितना कितना करंट चल रहा है ये भी चाहिए और R3 भी चाहिए। कुछ सवाल तो ऐसा ही पता चलता है कि यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ 15 वोल्ट है, तो ये जो I2 का वैल्यू होगा वो होगा 20 माइनस 15/15 बराबर 5/15 बराबर 1/3 बराबर 0.1/3 ही, तो 1/3 ही एम्पियर I2 का वैल्यू हो गया 1/3 एम्पियर। चलिए ये भी निकल जाएगा, यहाँ 15 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, तो करंट 15 माइनस 10/10 बराबर 5/10 बराबर 1/2 एम्पियर। ये हो गया 1/2 एम्पियर, मैंने 0.5 एम्पियर आंसर, तो सही है 0.5 एम्पियर होगा। अब देखिए क्या पता चला, इधर से करंट आया आपका 20 बड़ा है 15 छोटा है, लेकिन यहाँ 15 बड़ा है और 10 छोटा था, करंट इधर गया। मतलब कि इधर से आया I2 कितना 1/3, इधर से आया आपका 1/3 एम्पियर, इधर चला गया 1/2 एम्पियर। समझिए आप, इसका मतलब है कि 1/3 से ज्यादा हो गया ना, 1/2 कम आएगा, ज्यादा चला जाएगा, इसका मतलब इधर से भी कोई करंट आया है I3। कितना आया 1/2 माइनस 1/3 बराबर 1/6 एम्पियर। इधर से कितना आ रहा है 1/6 एम्पियर, तो कैंसिल हो गया 1/6 एम्पियर। अब बचा R3, तो R3 का मान कितना 1/I3 कैसे निकलेगा, I3 निकलेगा 30 माइनस 15 अब बटा R3 बराबर 1/6, तो हो गया 15, तो 15 छक 90, तो R3 बराबर कितना आ जाएगा 90 ओम। इस तरह से R3 का वैल्यू आ गया आपका 90 ओम। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। मेन इसमें टाइम टेकिंग जो है आपका डायग्राम से होता है। यह है आपका 4 ओम, यह है आपका 1 ओम, यह है आपका 5 ओम, यह है आपका 3 ओम, यह है आपका 4 वोल्ट, इधर करंट जा रहा है 2 एम्पियर, यह है आपका 3 वोल्ट, इधर करंट जा रहा है 2 एम्पियर, और यह है 1 ओम का, यह है 3 ओम, इसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर, यह है आपका 2 ओम, यह है 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर। अगर दोनों डंडा बराबर हो तो क्या है कैपेसिटर, बड़ा छोटा डंडा क्या होता है बैटरी सेल है, ये कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड का। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट, डायग्राम यही है बुक में आप देख लीजिए, और इधर से आ रहा है 1 एम्पियर। क्वेश्चन स्टार्ट है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। बताइए कि इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है इन स्टेडी स्टेट। पहले तो ये वर्ड समझिए स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, फुल चार्ज कैपेसिटर। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो कैपेसिटर फुल चार्ज है। अगर आप अभी तो हम लोग कैपेसिटर पढ़ाने करंट के बाद बोल रहे थे कि कैपेसिटर हम लोग टच करेंगे, लेकिन अभी बात समझिए, जब कैपेसिटर का आप जब थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बताया गया होगा कि जब किसी कैपेसिटर को किसी सेल से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे चार्ज होता है। वो वैसा नहीं कि बहुत समय लेता है चार्ज होने में, बहुत कम ही समय में वो चार्ज हो जाता है। तो धीरे धीरे वो चार्ज होता है। जब वो चार्ज हो जाता है तो फिर करंट जाना बंद हो जाता है। जब कोई कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो फिर अपने से होकर करंट का सप्लाई नहीं करने देता। मतलब समझिए कि एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर एक ओपन सर्किट है, मतलब उस रास्ता से कभी करंट नहीं जाएगा। अगर स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर आ गया, इसका मतलब है कि अब उस रास्ता से करंट नहीं जाएगा, फुल चार्ज हो गया है, अब अपने से होकर करंट नहीं जाने देगा। इसे जो भी बात हम बोल रहे हैं सब डीसी में,
एसी के बारे में कोई चर्चा नहीं चल रहा है, अभी सब बात चल रहा है डीसी का। तो कैपेसिटर क्या है, फुल चार्ज है, इस रास्ता से ना कोई करंट इधर आएगा ना कोई करंट इधर से जाएगा। तो वो पता करना है कि इसमें एनर्जी क्या है, कैपेसिटर में एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले जानना जरूरी कि कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना है। अगर हम इस पॉइंट का नाम ए दें और इस पॉइंट का नाम बी दें, तो हमें जानना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जब ये निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तब हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी हो गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो 6 माइक्रोफैराड दिया हुआ, अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा वी ए माइनस वी बी, तब आएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो मेन वही निकालना हमको, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच। अब देखिए इधर से कितना करंट आ रहा है, 2 एम्पियर, इधर से आ रहा है 1 एम्पियर, इधर कितना जाएगा 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर इधर से आएगा, 3 एम्पियर इधर से आएगा और पूरा का पूरा 3 एम्पियर इधर ही आएगा। इधर से कितना जा रहा है 1 एम्पियर, इधर से भी 1 एम्पियर, तो 1 1 2 एम्पियर। तो 1 एम्पियर नहीं, इधर से 2 एम्पियर, इधर से 1 एम्पियर, तो 2 1 3 एम्पियर, 2 1 3 एम्पियर। इधर से अगर हम बोलें कि कितना आ रहा है 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर इधर से आएगा और 1 एम्पियर इधर से, 2 एम्पियर इधर से, तो कुछ बात बनेगा नहीं। देखिए कैसे नहीं, तो इसी जंक्शन पर खाली करंट आता ही जा रहा है, 2 एम्पियर 1 एम्पियर तो फिक्स से आएगा, इधर से करंट आएगा तो कैसे हो, जाएगा कहाँ, इधर तो कोई जाने का रास्ता है नहीं क्योंकि स्टेडी स्टेट है, तो फुल चार्ज है। इसका मतलब इस रास्ता से तो कोई करंट नहीं आएगा, इसका मतलब 2 एम्पियर इधर से और 1 एम्पियर इधर से कितना हुआ 3 एम्पियर, जो 3 एम्पियर इधर जाएगा और एक 3 एम्पियर इधर से आएगा, तो 3 और 3 6 एम्पियर इधर से निकलेगा। कहीं सर्किट अपना इस तरह से आया होगा, फिर इधर कहीं होगा कोई सर्किट अपना, तो 6 एम्पियर ऐसे आएगा। तो हमें निकालना क्या था, हाँ हमें निकालना था कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ए से लेकर के बी तक। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मेन क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए से बी तक। देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ का पोटेंशियल कितना है वी ए, इस पॉइंट का वी ए मान पोटेंशियल। अभी 5 ओम में 3 एम 5 और 1 जुड़े 6 ओम में करंट इधर से जा रहा है 3 एम्पियर, तो ये कितना वोल्टेज खाया 18 वोल्ट। चूंकि इधर से करंट इधर जा रहा है मतलब हाई से लो, तो लो में जा रहा है तो माइनस 18 वोल्ट यहाँ हुआ। अब यहाँ से आगे बढ़िए, तो ई कितना वोल्टेज खाएगा 3 दूनी 6, वी बराबर आई यार 3 दूनी 6, लेकिन करंट इधर जा रहा है मतलब ये लो है और ये हाई है तो प्लस, तो पहुंच जाएंगे कहाँ हम लोग वीबी पर। ए में जितना वोल्ट था उसमें 18 वोल्ट घटे, ई खा गया 18 वोल्ट, फिर चढ़े कितना 6 वोल्ट। करंट इधर है, इधर लो है इधर हाई है, अब चढ़ रहे हैं वोल्टेज, तो 6 वोल्ट यहाँ चढ़े, यहाँ 18 वोल्ट घटे, तब पहुंच गए बी पर। तो वी ए माइनस वी बी बराबर -12 हो जाएगा तो +12। इस तरह से वी ए माइनस वी बी का मान कितना आया 12। जब भी 12 आ गया तो यहाँ रख दीजिए। अब हाफ 80 का मान 6 माइक्रोफैराड और भी का मान 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 2 3 6 और 12 गुने 12 144, 144 गुने 3 आई माइक्रो, आई आंसर आएगा जूल में। तो 4 3 12 को 2 बाकी 1, 4 3 12 1 3 बाकी 1 3 1 4, 432 माइक्रो जूल। तो इसी को लिखा है कि 432 गुने 10 के पावर -6, तो 4.32 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। तो हो गया आपका आंसर 4.32 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
लिखा कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट M एंड N। एक डायग्राम है ये, जिसमें इस पॉइंट का नाम N दिया गया, इस पॉइंट का नाम M दिया गया, इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम B। ई प्लस 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। सब बात पता है कि R1 मानते थे, R2 मानते थे, R3, R4 या R5, तो इधर R1 बटा R2 बराबर अगर R3 बटा R4 हो, माने इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम हो, या इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम हो, तो ये दोनों जो पॉइंट होते हैं दोनों का जगह पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। जब दोनों जगह पोटेंशियल का वैल्यू सेम है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। या फिर ऐसे समझाते थे हम लोग कि मान लो कि इसमें कोई बैटरी हम लोग ऐसे जोड़े, तो अगर हम ऐसे इसमें बैटरी जोड़े, इधर से जोड़े या इधर से जोड़े, आपको सर्किट एक जैसा लगेगा क्योंकि सब तो सिमेट्रिक लग रहा है देखने में। इसका मतलब जब करंट यहाँ से चलना शुरू करेगा तो जिस हिसाब से दोनों में करंट अंदर घुसेगा उसी हिसाब से करंट यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन इन दोनों मतलब वायर का है वही कंडीशन इन दोनों वायर का है। अगर हम बैटरी को इधर से जोड़ते तो जो करंट इधर से जाने वाला वही करंट इधर से भी जाता। इसका मतलब है कि जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट जब इधर से निकल ही गया, जाना ही जाना जरूरी है। जहाँ जो करंट यहाँ से ऐसे जाएगा वही करंट यहाँ से आना चाहिए इसे। इसका मतलब बीच में कोई करंट नहीं गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस बेकार है। तो ऊपर 4 और 4 सीरीज में हो जाएगा 8, नीचे भी 4 और 4 सीरीज में हो जाएगा 8। अब 8 और 8 फिर मिलकर हो जाएगा ये 4। आंसर आएगा हम लोग का 4। इतना क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है 6 ओम और यहां पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज, सब 6 और यहां फिर एक 6, यहाँ N और यहाँ M। तो M और N के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो 6 खत्म, तो ये 6 को बच गया, एक 6 यहाँ है और बीच में आएगा 6, ये 6 6 12 आई फिर 6 6 12 सीरीज में 6 6 12 आई 6 6 12 सीरीज कॉम्बिनेशन में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 Rn। तो ये 6 और 6 12, ये 6 और 6 12, फिर 12 12 पैरेलल में कितना होगा 6, तो एक 6 आएगा, तो 6 3 18, 6 में यहाँ 6 में यहाँ 6 में यहाँ, तो कुल मिला कितना आएगा ये 18। अब क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले ब्रिज जैसा ही है, यहाँ पर 6 ओम है, यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ भी 6 ओम है, यहाँ पर 12 ओम है और बीच में एक 5 ओम। यहाँ पर पॉइंट N और यहाँ पर पॉइंट M। फिर एक कनेक्शन यहाँ से किया गया है यहाँ तक 6 ओम से, फिर एक और कनेक्शन यहाँ से किया गया है यहाँ तक फिर से 6। तो पहला बात तो देख लीजिए आप, 6 दूनी 12 3 दूनी 6 रेशियो सेम है, या इधर से देख लीजिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है तो खत्म। तो ये 6 और 3 कितना हुआ 9, आई 12 6 18, मतलब एक 9 और एक 18, ऊपर एक 6 और नीचे भी एक 6। समझिए पहले एक 6 फिर एक 9 फिर एक 18 और फिर एक 6, इसे ही पैरेलल में हो गया 6 वो नीचे 6, यहाँ एक 6 3 9 और यहाँ 12 6 18, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा ये 3, 6 और 6 मिले कितना आ गया 3, और 9 और 18 मिले कितना हुआ, तो 9 और 18 मिलकर हुआ 9 गुने 18 अब बटा 9 जोड़ 18, तो ये हो गया 9 3 27 3 6 18, मतलब 6। अब 3 और 6 पैरेलल में है तो आंसर हुआ 3 गुने 6 बटा 3 जोड़ 6, 18 बटे 9 बराबर 2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है R बराबर R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2।
या ये हो गया। और अगर मान लिया जाए कि आर 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 5 गो है पैरेलल में, तो आंसर बराबर r बटा 5। 20 20 20 का 6 गो है पैरेलल में, आंसर बराबर 20 बटा 6। इसलिए 6 6 का 2 था तो 6 बटा 2, तो 3 उससे कर लिए, और 9 18 का अलग से निकाले तो 6 आया, फिर 3 और 6 पैरेलल में हुआ तो उसका कितना आएगा 2। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह से एक डायग्राम बनाया हुआ है आपका। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, 10 10 10 10 10। ये तो पक्का व्हीटस्टोन ब्रिज है। इतना को देखे तो ये पक्का व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये 10 का कहानी खत्म। लेकिन एक और यहां से लगा दिया गया, कितना ही 10। तो ये 10 और 10 कितना हो गया 20। फिर ये 10 और 10 20, और एक नीचे 10। तो 20 और 20 10, और एक और नीचे 10, और 10 और 10 5। 10 10 का 2, 10 बटा 2, तो 5 हो जाएगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 8 ओम 8 ओम 8 ओम, पहले ऐसे है, फिर एक और यहां से 8 ओम, और फिर एक यहां से 8 ओम। इस पॉइंट का नाम n, इस पॉइंट का नाम m। ऐसे फिगर में कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, और व्हीटस्टोन ब्रिज सा भी नहीं दिख रहा है। हम लोग तो बनाते बनाते थोड़ा रियाज हो गया है, तो लगता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, लेकिन आप पहले समझिए कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको समझने के लिए आप मतलब हम तो ऐसे ही समझते कि ये जो पॉइंट है, ये जो समझे कि सब एक तार है, तार है सब। तार तो देते लचीला होता है, इसको और इसको समझिए कि पकड़िए, ये जंक्शन को पकड़ के से खींचिए, तो अपने आप व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह नजर आएगा। खैर, अगर वैसे नहीं समझ में आता है, ये देखिए, ये बीच वाला पार्ट हो गया। अगर इसको हम सरिया के ऐसे लिखे, मतलब ऐसे पे दिखा देते हैं, तो हम बनाते बनाते रियाज से कुछ पता चल जाता है कि यहाँ m है, यहाँ n, तो ठीक है। तो ये जो जंक्शन का तो नाम नहीं दिया, इसका नाम दे दो आप, कि जंक्शन का नाम A है, जंक्शन का नाम B। तब देखिए आप कि एक है M से A के बीच, M से A के बीच 8 ओम, ठीक। एक वो है M से B के बीच 8 ओम, तो M से B के बीच कर दीजिए 8 ओम। ये 8 ओम लिखा गया और ये 8 ओम लिखा गया। इधर से चलिए, N से A और N से B, N से A और N से B, N से A, N से B, M से A, M से B, हो गई चारों। 1 2 3 4, ये दोनों इधर और ये दोनों इधर, और ये 8 में से भी। अब कवर देखिए पूरा ठीक से है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये 8 कैंसिल, 8 8 16, फिर 8 8 16 16 16 8, 8 8 16 सीरीज में, 8 8 16 सीरीज में, फिर 16 16 पैरेलल में, तो 8। चारों तरफ चारों, एक यहां 2 2 ओम का, और फिर से यहां एक 2 2 ओम का, लेकिन इस पर कट नहीं किया हुआ, इसके ऊपर ऊपर से 2 2 ओम का, और इस पॉइंट का नाम M और इस पॉइंट का नाम N। यही दोनों पॉइंटों के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ये दोनों पॉइंट मेन पॉइंट है, बाकी को देखिए आप। तो एक आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो है M और N के बीच कितना है 4, नीचे वाला तार, नीचे वाला तार, ये जो तार, ये तार आपस में टच नहीं है, नीचे वाला तार में देखिए तो M और N के बीच कितना है, तो 4 है। M और N के बीच कितना हुआ, ये
4। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम आसान बनाते हैं। बात समझिए कि ई जो तार नीचे वाला है 2 ओम 2 ओम इधर वाला, उस पर ई जो 2 ओम 2 ओम गया है, ये तो टच है नहीं, ये तो ऊपर ऊपर ऐसे गया है। ई 2 ओम 2 ओम का जो तार है तो ऊपर ऊपर ऐसे गया है। तो ये जो 2 ओम और 2 ओम का तार ऊपर ऊपर गया है, इस पर नीचे रखे इसको ऊपर ऊपर ला रहे हैं, समझिए ऐसे ला रहे हैं, ऐसे। यह 2 ओम 2 ओम बोले वायर ही तो है। तो ये जो 2 ओम 2 ओम का तार ऐसे समझिए कि ऊपर ऐसे लड़का ऐसे ऊपर रखा हुआ है ऐसे। अब आपको बताना है एम और एन के, अभी थोड़ा आसान लगेगा देखने में फिगर। तो ये 2 और 2 कितना हो गया, ये 4। 4 ये भी हो गया और ये भी कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। तो इसको पहले हम 4 कर लेते हैं। और इसको भी कितना कर लेते हैं, 4। दिक्कत होगा तो पीछे थोड़ा बैक करके फिर से देखिएगा। तो ये 4 हो गया, ये ठीक, यहां तक क्लियर। अब इस बात को ऐसे सुनाती तो बताया आपको कि जो तार इसमें टच नहीं था, ये तार इधर आपस में टच नहीं रहता था, इसको ऊपर कर लिए। इसको ऐसे नहीं करके हम ऐसे भी कर सकते थे कि यही वाला ये जो 4 ओम है इसको ऐसे रहने देते, और ई वाला जो 4 ओम यहां से यहां तक था इसको ऊपर ऊपर लाते ऐसे ऐसे। तो अब आपको साफ दिखेगा कि बीच स्टोन ब्रिज हुआ। 4 4 4 4, ये 4 कैंसिल। तो 4 4 8, और फिर यहाँ 4 4 8, और फिर एक और 4। एम और एन के बीच में 8 8 और एक 4, मतलब एम और एन के बीच में एक 8, फिर से 8 और एक 4। तो 8 8 4 पैरेलल में, और फिर 4 4 पैरेलल में 2। तीसरा क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। ये डायग्राम है 14 का। यहाँ पर 12 ओम, यहाँ पर 5 ओम, यहाँ पर 8 ओम, यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर 6 ओम, यहाँ पर 6 वोल्ट, और यहाँ पर एक आमीटर लगवा दिया, करंट मापने वाला डिवाइस आमीटर। तो इन द सर्किट शोन कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ आमीटर। तो बताओ कि आमीटर में कितना करंट जाएगा, आमीटर में कितना करंट जाएगा। आसान सवाल है, पहले ध्यान से सुनिए। निकालना है कि आमीटर में कितना करंट जाएगा। ये जो 12 ओम का तार यहाँ लगा हुआ है, ये 12 ओम का तार अगर ऐसे लगा दें तो कोई दिक्कत, ऐसे रहे, या 12 ओम का तार ऐसे रहे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं लगाइए, इसी तार में तो जोड़ना है। तुम कह रहे ऐसे लगा देते हैं तो समझने में आसानी होगा। अब इसको व्हीटस्टोन ब्रिज, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ये 5 का कहानी खत्म। 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, रेशियो सेम बैठ रहा है, मतलब है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो 5 खत्म। तो ये 8 और 4 12, और 12 6 18, 8 और 4 कितना हो गया इधर 12, और 12 और 6 इधर सीरीज में 18, और ये जो है कनेक्शन यहाँ और यहाँ है, देखिए इधर 8 4 12, इधर 12 6 18, और यहाँ के बीच में कई वोल्ट, 6 वोल्ट। अब देखिए आमीटर किस में है, 4 और 8 वाला में है, मैंने 12 वाला आमीटर लगा हुआ है। तो ये तो पैरेलल है, तो 6 वोल्ट इसको भी मिलेगा और 6 वोल्ट इसको भी मिलेगा, तो इसमें करंट जाएगा कितना, 6/12 एम्पियर। इसमें करंट जाएगा 6/18 एम्पियर। तो हमको तो इस आमीटर का निकालना है, तो आमीटर तो इस रास्ता में पड़ेगा, तो 6/12 का मतलब 1/2 एम्पियर, मतलब 0.5 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर।
15 देखिए, ये पॉइंट का नाम n है, यहाँ 3 ओम, यहाँ भी 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 3 ओम और यहाँ भी 3 ओम। ये पॉइंट का नाम m। तो पॉइंट m और पॉइंट n के बीच आपको निकालना है इक्विवेलेंट। देखिए 3 3 6, हटाए इसको, 3 3 6, 6 ओम है, सीधे सीधे डायरेक्ट 6 ओम। ये भी 3 और 3 6 ओम। हो गया बीटा स्टोन ब्रिज। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 3 खत्म, तो 6 3 9, 6 3 9, 9 9 पैरेलल में 4.5। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 15। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 16 पर कि 6 आइडेंटिकल वायर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर ज्वाइन इन ऑर्डर टू फॉर्म ए एज ऑफ टेट्राहाइड्रन। टेट्राहाइड्रन कैसा होगा? इस समझ से देखने में कि जो डॉटेड लाइन है वो थोड़ा बैक है, पीछे है, या तो एक प्रिज्म की तरह नीचे एक लेयर हो गया ट्रायंगल, इधर से एक लेयर है ट्रायंगल और उधर से एक लेयर है ट्रायंगल, नीचे एक लेयर ट्रायंगल, इधर से एक लेयर ट्रायंगल, इधर से एक लेयर ट्रायंगल। 3 डायमेंशनल फिगर है। आप ये सोचिएगा कि जो डॉटेड लाइन है ना वो अंदर है, डॉटेड लाइन है जो अंदर है, कंटिन्यूअस लाइन है जो ऊपर है, बोर्ड पर है। तो 6 आइडेंटिकल वायर से बना हुआ है। In form of edge of a tetrahedron, calculate the effective resistance between the two adjacent consecutive corner। 2 कॉर्नर के बीच आपको निकालना है कि इसे मान लें ई कॉर्नर और ई कॉर्नर के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो अगर इस आर को छोड़ के देखिए तो आर 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 आर, यह बीटा स्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा। देख लीजिए, आर 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 आर, ये आर कैंसिल, तो ऊपर आर आर 2r, फिर आर आर 2r, तो E2r और E2r पैरेलल में होगा। आर आर सीरीज में 2r, आर आर सीरीज में 2r, फिर E2r और 2r पैरेलल में r, और O वाला r और E वाला r, आर आर 2r सीरीज में, आर आर 2r सीरीज में, फिर 2r पैरेलल में r, O वाला जो आ रहा है और E वाला r पैरेलल में फिर से, तो आंसर आर बाई 2। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ फॉर्म बाय यूनिफॉर्म वायर, एक ही तरह के वायर से सब बना हुआ है और हर एक का रेसिस्टेंस आर है। The point B and F joined by a same wire of resistance R. Calculate the resistance between the point A and D. तो R इधर कितना हो जाएगा सीरीज में 2R, और ये भी R कितना हो जाएगा सीरीज में 2R। हो गया बीटा स्टोन ब्रिज, R 2R, एक खत्म, 2R आर 3R, 2R आर 3R, 3R 3R, दो को पैरेलल में तो 1.5R। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 17।
18 में है कि पॉइंट का नाम ए है, ये है आपका 4 ओम, और ये पॉइंट का नाम बी है, ये 8 ओम है, यहाँ से फिर एक गया है 8 ओम, नीचे एक आ गया 16 ओम, और यहाँ से गया 5 ओम, और नीचे आ गया एक 8 ओम, और ये 4 ओम यहाँ पर है। तो यही क्वेश्चन है, इसमें निकालना है कि इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच आपको निकालना है। तो देखिए निकालिए कि ए और बी के बीच कैसे निकलेगा। ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच 4 5 8 8 8 16। देखिए यहां समझिए, ये जो 8 ओम है, ये जो 8 ओम है यहां जुड़ा हुआ है, 8 ओम यहां जुड़ा हुआ है, यहां जुटे तो कोई दिक्कत नहीं। इसको यहां जोड़ें तो कोई दिक्कत, कोई यहाँ तो सेमी वायर है, यहां था जुड़ा हुआ तो यहां जोड़े कोई दिक्कत नहीं। तो इस 8 को क्या ऐसे जोड़े तब कोई दिक्कत नहीं। अभी बीच स्टोन है, देखिए यहाँ से 4 दूनी 8, यहाँ से 8 दूनी 16। ये 5 ओम को थोड़ा ऐसे सीधा नहीं रख के अगर आप 5 ओम को थोड़ा ऐसे समझें तो और अच्छा लगेगा। तो 4 दूनी 8, इधर 8 दूनी 16, ये 5 का कहानी खत्म। तो 8 और 4 और 8 कितना हो गया, इधर 12 ओम इधर हो गया, और 16 और 8 यहाँ कितना हो गया, 24 ओम एक और हो गया। और फिर इधर ए और बी के बीच कितना है 8 ओम, तो एक 8 ओम और होगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो 12 और 24 के बीच कितना होगा, 12 गुने 24 बटे 12 जोड़ 24 बराबर 12 गुने 24 बटा 36, 12 तिया 36, 8 तिया 24, 8 12 24 8, तो फिर 8 और 8 4। ये तो आंसर आएगा इसका 4 ओम। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यह है 30 ओम, यह है 45 ओम, यह है आर, आई है 200 ओम। बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है जो करंट मापता है, और यहाँ पर एक 4 वोल्ट का बैटरी। ये डायग्राम है आपका, फिगर है। तो कैलकुलेट द करंट इन ईच आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। वो लिखा हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन या मतलब विचलन तब ना शो करेगा जब उसमें कोई करंट जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जा ही नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब कोई करंट नहीं जा रहा है इसमें। तो जब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि फॉलो करना चाहिए कि 30 बटा 45 बराबर R बटा 200। तो R का मान आ जाएगा 30 गुने 200 बटा 45, 15 3 15 2, मतलब 400 बटा 3 ओम। तो ये तो निकालना नहीं था, निकालना तो ये है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो निकालते हैं हम लोग करंट इन ईच आर्म। तो करंट इसमें तो जाएगा नहीं, 4 एम्पियर से 4 वोल्ट जब करंट चलना शुरू करेगा तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। चूंकि 45 और 30 सीरीज में है, 45 और 30 सीरीज में है, तो कितना हो गया, 75 ओम हो गया। और नीचे R और 200 मैंने 400 बटा 3 और जोड़ 200, 200 मतलब 400 बटा 2, थोड़ा आसानी होगा। और 4 वोल्ट तो जगह, तो इसमें ऊपर लाम करंट कितना जाएगा, 4 बटा 75 एम्पियर। दोनों पैरेलल में है, 4 वोल्ट से, तो 4 बटा 75 एम्पियर। इसमें 4 बटा 400 बटा 3 और 400 बटा 2 को जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6,
मतलब 5 बार आएगा 400 ऊपर में। इसको जोड़े 400 बटा 3, 400 बटा 2 को, तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 गुना होगा, फिर 2 3 6, तो यहाँ 3 गुना होगा, तो 3 बार 400, ये 2 बार 400, तो 5 बार 400। तो चला जाएगा ऊपर, तो 6 चौका 24 बटा 5 चौके 20 पर डबल जीरो, तो 12 बटा इतना, तो 0.012 एम्पियर। तो आंसर आ रहा है 0.012 एम्पियर। उसी तरह से हम कर नहीं रहे हैं, 4 बटा 75 आप करिएगा तो आ जाएगा 0.053 एम्पियर। तो इस तरह से अभी थोड़ा हम किए नहीं, लेकिन ये तो करके दिखाएंगे आपको 0.012 एम्पियर आ ही रहा है। तो ये भी आप खुद करके देखिएगा कैलकुलेशन, तो आ जाएगा 0.053 एम्पियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19।